हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो क्या करने वाले हैं यार हम लोग आज? वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो जितने भी लोग हो यार आप लोग आ जाओ। हेलो हेलो एवरीवन। हम इस पूरे चैप्टर में एंटायरली पूरा इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कोई है ही नहीं। गुड आफ्टरनून जयराम। गुड आफ्टरनून। सो इस पूरे चैप्टर में ट्रस्ट मी, ये बस आप नेक्स्ट 1.5 आवर मुझे दे दो। नीट में कोई भी सवाल आता है, नीट 2023 में, एनी क्वेश्चन इफ इट कम्स टू यू, आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट माय वर्ड्स। आप बिल्कुल इस चीज़ पे डाउट मत करना। बस अगले 1 सवा घंटा मांग रहा हूँ आपसे। अगर आपने दे दिए तो यार नीट 2023 फिजिक्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप एकदम रेडी हो सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यार एनसीईआरटी सारांश की एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब आपको बताए जाते हैं। एंड आई सपोज जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा इंसाइट मिल भी रहा होगा, काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिल रही है। सो प्लीज़ इन सेशंस को यार जितने और लोगों को आप शेयर कर सको बिल्कुल करो, ताकि और भी जो रिक्वायर्ड जितने भी स्टूडेंट्स जिनको रिक्वायर्ड है इन सेशंस की, वो इनको देख सके। हमारा मोटो एकदम क्लियर है, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देना, ज़्यादा डिलीवरेबल्स देना, जिस एजेंडा के साथ हम कम ड्यूरेशन में आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, तो आओ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, क्या होता है ये? तो आप एनसीईआरटी का देखोगे तो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में ही है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिकली फंडा ये होता है कि जब कभी भी मैं देखो, पूरा चैप्टर किसके बारे में? करंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब यहाँ पे चार्जेस मूव होंगे, और जहाँ चार्जेस मूव होंगे वहीं पे करंट होगा। सही बात है, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो होगा वो होगा ऑब्वियसली एक ही रीजन से, चार्जेस के फ्लो की वजह से। अब चार्जेस क्या है? कंडक्टर्स के अंदर होते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस का जो मोशन होगा वही वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर वायर, इट प्रोवाइड्स अ स्मॉल वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये बेसिकली स्मॉल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से रहेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? भाई इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, और इसी स्मॉल वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी वेलोसिटी कुछ अराउंड 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड निकाली जाती है। एंड इसका जो वैल्यूएशन रहता है वो बेसिकली कितना हो जाता है? देखो, इसका वैल्यूएशन निकालने का सिंपल सा अप्रोच है, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक, अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं उन पे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा Q टाइम्स E के बराबर। इतना लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करेंगे, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय मास कर दूंगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम में इस एक्सेलरेशन के साथ मोशन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं से डिफाइन होती है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया याद करने का भी, ताकि आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सको। ठीक है, टी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली होता है क्योंकि हम ये एवरेज निकालते हैं। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में निकाला जाता है। एंड ये जो टी है बेसिकली ये रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम किस लिए डिफाइन किया जाता है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, मतलब एक के बाद एक कोलिजन के बीच का जो समय है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जाते जाते टकरा रहा होगा बाकी अदर इलेक्ट्रॉन से। अब
जो दो कोलिजन्स के बीच का जो एक रिलैक्सिंग टाइम है ना, उसको ये बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मुलेशन आपको हमेशा याद रखना है, जो कि हो जाएगी ई कैपिटल ई। ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि क्यू है, ई कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मास हो गया एम, और टी हो गया अपना रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम ताओ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक अलग तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको पोटेंशियल अपॉन लेंथ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं इस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ नहीं होगा? अगर ये लेंथ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में डेल्टा वी, वो मेरा वी के बराबर है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी वो डेल्टा वी बाय एल के बराबर हो जाएगी। सो वही मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मॉडिफाई कर दिया और ये लिख दिया ई वी अपॉन एम इंटू एल इंटू ताउ, ठीक है। समझ आया? इस चीज को याद रखो क्योंकि अभी जस्ट आने वाली स्लाइड्स में मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन भी करूंगा। रेजिस्टेंस की पूरी वैल्यू निकालेंगे हम, पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे कि क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। जिसको भी यार देखो हम लाइव आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं, तो जिसको जो भी डाउट्स आए प्लीज़ पूछते रहना, डाउट्स लेकर मत जाना। जो भी सवाल जवाब हैं आपके सारे यहाँ पे आंसर होंगे और सबको मैं आंसर भी दूंगा, ठीक है। सो हाय शिवा, हाय प्रियंका, हेलो एवरीवन। चलो देखते हैं अब एक फंडा होता है मोबिलिटी का, ठीक है। एक फंडा होता है मोबिलिटी का। अब मोबिलिटी का फंडा बेसिकली डिफाइन होता है जो भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर दो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू एक्सटर्नल फील्ड इज कांस्टेंट एंड इसको हम मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिर कितनी हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी वीडी अपॉन ई। सिंपल सा फंडा, वीडी जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी सर मेरी ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, इतनी आ गई थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ताउ, ये आ गई थी मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिवाइड कर दो किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, ई कैंसिल हो जाएगा। सो मोबिलिटी डिफाइन हो जाएगी किससे? ई ताउ बाय एम, ठीक है। ये हो जाती मेरी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है यार, याद रखना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगानी नहीं है, बस फॉर्मूले का गेम है, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। आगे बात करते हैं, अब ओम्स लॉ पे आते हैं और ओम्स लॉ से फिर हम ओम्स लॉ के दो फॉर्म देखेंगे, ठीक है। दो फॉर्म देखेंगे ओम्स लॉ के। एक तो फॉर्म हमारा बचपन से हमारे फेवरेट है जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। सिंपल सी चीज है यार, रेजिस्टर लगाया आपने, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो कि उसमें रन करेगा। ये सिंपल सा ओम्स लॉ है। जितना भी करंट रन करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। ज्यादा लगाओगे ज्यादा करंट आएगा, कम लगाओगे कम करंट आएगा। सिंपल सा फंडा, ठीक है। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस। तो चैप्टर तो देखो मोस्टली ये V इक्वल टू आई आर पे ही बेस्ड है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है V इक्वल्स टू आई आर पे ही बेस्ड है, बट इसके थोड़े थोड़े वेरिएशन है, रेजिस्टेंस के फॉर्मुलेशन है, तो उनको देखना ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके चलो, ग्राफ की अगर मैं बात करूं सो V और I का ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई? V और I का ग्राफ जो होगा, अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो, अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा और कहां से पास होगा? ओरिजिन से। इस स्लोप का, इस जो कर्व बनाया आपने V और I का, अगर मैं इससे पूछूं आपका स्लोप क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ओवर है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इज एक्चुअली इक्वल टू tan ऑफ थीटा। हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट आप देख सकते हो थीटा एंगल बना रहा है, सो tan थीटा मेरा स्लोप ऑफ द कर्व हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज गोइंग टू बी जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। देख लो, समझ लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल दो। देख लो स्लोप कैसे निकालूंगा, यहां पे आप स्लोप देखो, ये जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा डेल्टा वी, ये जो मेरा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा आई। और tan थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये हो गया थीटा। सो tan थीटा हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, और जिसकी वैल्यू यार देखो बच्चे बच्चे को पता है वो होती है यार। तो एक V और I कर्व में जो कि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, स्लोप होता है R के बराबर। ठीक है, समझ में आया? अच्छी बात है। चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस का कुछ इस हिसाब का रहता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को एनहांस करते जाते हो रेजिस्टेंस उस
कंडक्टर का इंक्रीज होता जाता है। तो वही आप अगर ग्राफिकली नोटिस करोगे, इसका क्वेश्चन आया है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप ग्राफिकली नोटिस करते जाओगे, ग्राफ दे दिया और उन्होंने सर्कमस्टेंस पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सही है, वी और आई का ग्राफ है और इनमें से कौन सा सही है, रेजिस्टेंस एट 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट 2, रेजिस्टेंस एट 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट 1, और ऐसी चीजें पूछ ली और ये गिवन था, ये कंडीशन गिवन थी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि देख लो ना, एंगल किस में ज्यादा बन रहा है भाई, T1 में ही एंगल ज्यादा बन रहा है थीटा 1, और T2 में तो एंगल थीटा 2 बन रहा है, और टैन थीटा 1 जो होगा वो देख के ही पता चल रहा है टैन थीटा 2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि रेजिस्टेंस 1 2 से बड़ा होगा। मतलब तापमान अगर मैं बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन सा रिलेशन जो कि ओम्स लॉ को और अच्छे से डिफाइन करता है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बता के दे देता है, ठीक है। तो देखो, अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा तो निकाला था, पहली स्लाइड में बता भी दिया था कैसे आता है, वहां पे ये भी बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं v/l रख दूंगा। सो EV अपॉन m इंटू एल इंटू ताउ, जहां पे t क्या होता है, ताउ होता है, मेरा होता है वो रिलैक्सेशन टाइम। अब ये करंट क्या है सर, ये I की वैल्यू कैसे आ गई, तो I की वैल्यू भी डिफाइन कर देता हूं भाई। देखो एक करंट है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको डिफाइन कैसे करोगे, इनको डिफाइन किया जाएगा n से। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चलो ठीक है सर, मान लिया। अब ये n में अगर मैं एरिया मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये n में मैं एरिया मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा सर, अगर आपने इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो ये n इंटू ए हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ। समझो भाई, वॉल्यूम नीचे है, ऊपर एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो डिवीजन में क्या बच जाएगा, बस लेंथ बच जाएगा। तो Na यहां से आ गया। अब देखो मुझे क्या पता चल गया कि एक लंबाई में यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लंबाई में यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो पता चल गया n इंटू ए के बराबर। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, उन पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो उसमें मैं E मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो NEA क्या बता देगा कि इतनी लंबाई में कितना चार्ज है। अब इसी चार्ज को मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूं, इसी चार्ज को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मजा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। अब वो टाइम से डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन है, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है ना, इस लंबाई में कितने टाइम में तुमने कवर किया, यानी L/T। तो इसी NEA में L/T मल्टीप्लाई कर दो, ये जो NEA आया उसी में अगर मैं सोचो NEA आया जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लंबाई में दिखा रहा है, उसी में L/T मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा क्या कि ये जो था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ था। अब ये लेंथ जो है इस लेंथ से कैंसिल हो जाएगा और नीचे बस समय बचेगा, और ये आ गई मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से देखो आपको एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन मिलता है, और ये बढ़िया सा रिलेशन क्या है, ये दिखाता है आपका करंट का, कि करंट आप कैसे डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में करंट का रिलेशन आ जाता है बॉस, I इज इक्वल टू NEA/VD। अब मुझे ये रट लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं हर बार ये सोचूंगा समझूंगा नहीं, मुझे रट लेना है। और अब इन दोनों को रटने के बाद इनको यूज करेंगे। तो VD की वैल्यू क्या करना है, इधर फटाफट डालो, देखो क्या आंसर निकल के आता है, येलो कलर से लिखते हैं। सो I की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल टर्न आउट टू बी NEA, VD की वैल्यू कितनी है, EV अपॉन M इंटू एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम ताऊ। ठीक है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बढ़िया। अब यहां से क्या करना है आपको, V को और I को अलग रखना है, V को और I को अलग रखना और बाकी सब उधर ले जाओ। तो V आ गया इस तरीके से, RHS पे मैंने अलग लिख लिया, ये आ जाएगा ML डिवाइडेड बाय, देखो N ये E स्क्वायर, N E स्क्वायर A इंटू ताऊ, ये टाइम्स I। अब ये जो एंटिटी दिख रही है ना भाई आप लोगों को, ये जो एंटिटी दिख रही है ये कहलाती है आपकी रेजिस्टेंस। ये जो क्वांटिटी देख रहे हो यही होता है मेरा रेजिस्टेंस। समझे, समझे, निकाल दिया ना रेजिस्टेंस, ये होती है वैल्यू। यहीं से आप याद करो, रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन याद रखते थे आप, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, याद करते थे ना, इसमें L है
हाँ जी एल है, हाँ जी एल ए है, और बाकी जितने भी पैरामीटर्स है वो क्या हैं, वो रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां से दो चीजें तो एकदम क्लियर कट समझ में आ रही हैं। एक तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू ताऊ हो जाएगा, और दूसरी एक और एंटिटी समझ में आएगी कि रो की भी वैल्यू बता सकता हूं मैं। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ताऊ। ठीक है, कहां से निकाला भाई, इस रिलेशन को यूज किया है, R इज इक्वल टू रो एल ए बाई ए। बचपन से हम जानते हैं, हमेशा से इस चीज को यूज करते आए हैं, और वहीं से आंसर निकल के भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी दोनों निकाल के दे दी है। अब आपसे अगर कोई पूछता है ना कि किस किस पे डिपेंड करती है, तो भाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ई पे डिपेंड करती है, ताऊ पे डिपेंड करती है। तो एक मटेरियल के लिए तो एक कांस्टेंट हो गई ना, बिल्कुल हो गई सर कांस्टेंट, बिल्कुल ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उस मटेरियल का एन जो रहेगा वो एक अलग अलग रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन उस मटेरियल का एन जो रहेगा वो तो अलग रहेगा ना। तो उसी हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि हाँ जी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्या रिलेशन होता है वो भी हमने पता कर लिया। ओके ठीक है, सो आर की वैल्यू तो ये आ गई मेरी, आर की वैल्यू तो ये सर आ गई मेरी, और मैंने बड़ी आराम से निकाल दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, अभी डिफाइन कर देता हूँ। करंट डेंसिटी बेसिकली करंट जो होता है यार वो वेक्टर तो नहीं होता। करंट के साथ यही समस्या है, करंट एक सेंस देता है हमेशा वेक्टर की, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व रहता है, लेकिन करंट कभी भी वेक्टर नहीं होता। अब करंट वेक्टर नहीं होता तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन, करंट डेंसिटी का एलिमेंट आ जाता है डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और वो रिप्रेजेंट होता है जे वेक्टर से, जो कि हो जाता है आई बाय ए। ठीक है, करंट, टोटल करंट चल रहा है जो कंडक्टर में, डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दे देता है आपका आई बाय ए। और इसका डायरेक्शन क्या रहता है, डायरेक्शन इज डायरेक्शन इन बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो जे वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का भी रिलेशन निकाल देते हैं फटाफट। तुम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ ही लिया, पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। करो क्या, करो सिंपल सी चीज़ इतनी कि जो ये पोटेंशियल है डिवाइडेड बाय एल कर दो, पोटेंशियल को डिवाइडेड बाय एल कर दो। ठीक है, और पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एल कितना हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी एल करो, यहाँ एल कर रहे हो तो यहाँ भी एल करो। ठीक है, सो ये हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ आई बाय एल है, बट मुझे क्या चाहिए, आई बाय ए चाहिए, मुझे आई बाय ए चाहिए। तो रेजिस्टेंस में ए था क्या, रेजिस्टेंस में ए था क्या, याद करो, रेजिस्टेंस में ए है, बिल्कुल है, ये रहा रेजिस्टेंस में ए, और ये एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एल जो है वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वैल्यू रख देते हैं, आई बाय एल, आर की वैल्यू रख दो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू ताऊ। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए जो है आई के पास चला जाएगा, और आई बाई ए क्या आ जाएगी मेरी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। तो देखो क्या आ गया, ई इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ गई, क्या रिलेशन आ रही है, आई बाय ए को तो मैं जे ले लूंगा, और बाकी कितना बच रहा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ताऊ। अब m अपॉन एन ई स्क्वायर ताऊ क्या था, m अपॉन एन ई स्क्वायर ताऊ क्या था, सो m अपॉन एन ई स्क्वायर ताऊ तो मेरा ये था, समझ में आ रहा है, दिस वाज माय m अपॉन एन ई स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं, क्लियर है, और डायरेक्शन वही वेक्टर रहता है। सो ये आ गई मेरी क्या, ये रेजिस्टिविटी आ गई मेरी। तो इस रेजिस्टिविटी को मैं यहाँ डिवीजन में लिख लूँगा, बेसिकली इसको मैं J इंटू रेजिस्टिविटी लिख देता हूँ, और रेजिस्टिविटी नीचे आ जाएगी। सो बेसिकली ये हो जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, क्लियर है, ये हो जाता है मेरा रिलेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है आपकी कंडक्टिविटी भाई, ये आपकी कहलाती कंडक्टिविटी, जो कि डिफाइन होती है 1 अपॉन रो से। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं हम सॉरी इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस जी से दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, और ये हो जाती है 1/ρ के बराबर। तो ये बेसिकली मैंने क्या आपको शोकेस कर दिया है, ये मैंने आपको शोकेस कर दिया है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन। इसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ओके, सो आई थिंक ये सब आप याद रखोगे यार, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, ट्रस्ट मी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरी तरीके से सारी की सारी चीजें बता दी गई है, ठीक है। सो हो गया, ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिया, फटाफट इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, इनको जरा तो देखना है यार, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस बोलते हैं, जो कि जी से दिखाई जाता है, और दैट इज 1/r। इसकी यूनिट MHO भी होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि मैंने अभी डिफाइन की, ठीक है, इसको मैं सिग्मा से शोकेस कर सकता हूँ। ओके, सो आई थिंक ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तो हमें पता है, ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का एलिमेंट वी शुड बी नोइंग अबाउट इट। ओके, ठीक है सर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, तो भाई देखो सिंपल सी चीज यार, अभी जस्ट बता ही चुका हूं, दोबारा फटाफट बता देता हूं कि रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टिविटी हो, दोनों तापमान के साथ बढ़ते हैं, और रिलेशन कुछ इस हिसाब का रहता है कि रेजिस्टिविटी ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है, जहां पे अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यार, को लीनियर, ये थर्मल कोएफिशिएंट है बेसिकली, दिस इज माय थर्मल कोएफिशिएंट है। ठीक है, ओके सर। हेलो सर, मैं अभी 10th से 11th में आया हूँ, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढूं। अरे यार क्यों डिप्रेस हो रहे हो, अभी तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, टेंशन मत लो। 11th और 12th है, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ो, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ो कि अभी आपके पास टाइम बहुत है, ट्रस्ट मी। फरीश, डोंट गेट डिप्रेस्ड, आई कैन अंडरस्टैंड, डिप्रेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप देखोगे कंपटीशन डिप्रेसिंग है, साथ ही साथ कंपटीशन के साथ साथ सिलेबस इतना ह्यूज है वो डिप्रेसिंग है, बहुत सारी चीज़ें डिप्रेसिंग है, बट हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें बस फोकस रखना है। फोकस रखोगे अगर कि मुझे यार हाँ ये करना है, डिटर्मिनेशन है मेरे अंदर, हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेशन और फोकस ये दोनों चीज़ें साथ बाय साथ जाती हैं। आपने अगर डिटरमाइन कर लिया खुद को कि यस आई नीड टू डू इट, फोकस है आपके पास, आप डिविएट नहीं हो रहे अपने टॉपिक से, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो हरीश, डोंट गेट डिप्रेस, कंफ्यूज भी मत हो यार, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा खेलो कूदो, एंड फिर समझो, दोस्तों से पूछो, पेरेंट्स से गाइडेंस लो, टीचर्स से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्किल सेट क्या है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या, ठीक है। सो देखो यार भाई लोग, ये हो गया हमारा थर्मल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर के साथ, दोनों बढ़ते हैं। अब देखो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, फटाफट एकदम, इतना ईजी है ये, इतना ईजी है, बस कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, जिसका भी मैं अभी तरीका बता दूंगा। बस ये वैल्यूज़ अगर आपने याद रख ली, अगर ये वैल्यूज़ याद रख ली, तो समझो इसके क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, और क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस चैप्टर को कर लिया तो भाई मजे आ जाएंगे, ठीक है। सो ओके, सो देखो यहाँ पे किस हिसाब से हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर समझते हैं, देखने की कोशिश करना। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो नॉर्मल जो रेजिस्टर होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। नॉर्मल रेजिस्टर आपको बड़े छोटे छोटे से होते हैं यार, बड़े बारीक से रेजिस्टर होते हैं। तो रेजिस्टर्स पे अगर वैल्यू, उतने छोटे रेजिस्टर पे अगर कुछ वैल्यू लिख रहे हो आप, तो पता कैसे चलेगी। हम हर कोई ये लेंस थोड़ी लेके बैठा है कि बताएगा ओके ये 0.2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, कैसे पता चलेगा।
कलर कोडिंग के थ्रू। सो इन रियलिटी जो भी हमें छोटे छोटे रेजिस्टर्स रहते हैं उन पे कुछ कलर बैंड्स लगाते हैं। कितने बैंड्स लगाते हैं भाई? 4 लगाते हैं। 4 लगाते, कुछ कुछ केसेस में चौथा नहीं रहता। तो इसमें ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड और डी बैंड, ऐसे 4 बैंड्स रहते हैं। ठीक है, अब इन बैंड्स को समझ के हम ये बताते हैं रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है। कैसे? देखो बताता हूं। ये जो पहला कलर आप देखते हो, ये जो पहला कलर आप देखते हो, ये फर्स्ट डिजिट बताता है। ये क्या बताता है? फर्स्ट डिजिट बताता है। मतलब रेजिस्टेंस जो बेसिकली होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सो ये पहली डिजिट बताता है उस रेजिस्टेंस की। बी जो है, बी क्या बताता है? दूसरी डिजिट बताता है। फिर सी क्या बताता है? सी बताता है कि 10 की पावर में क्या रहेगा, 10 की पावर में क्या रहेगा, वो सी से पता चलता है। ओके, देन लास्ट जो रहती है वो टॉलरेंस दिखाता है। वो टॉलरेंस दिखाता है मतलब जो मैंने रेजिस्टर दिया है आपको उसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, वो वेरिएशन लास्ट की बैंड बताता है। सिंपल सा अप्रोच है, फटाफट। और बस ये वैल्यू याद रखनी है, उस वैल्यू को याद करने का मैं अभी तरीका बता देता हूं। देखो, इस बी ब्लैक को बी बोलोगे, इस ब्राउन को भी बी बोलोगे, इसको आर बोलोगे, इसको ओ बोलोगे, इसको वाई बोलोगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रेट ब्रिटेन। ये हो जाएगा मेरा वेरी, ये हो जाएगा वाइफ, ये हो गया मेरा गॉर्जियस, और ये तो गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज, पहले इनके ये तो अभी कर लूंगा मैं, पहले इनको समझते हैं। देखो, अगर ब्लैक है, पहली पट्टी में अगर ब्लैक है तो इसका नंबर जो है ब्लैक का 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, ये स्टैंडर्ड है, ये नंबर है। 7, 8, 9 व्हाइट तक ही नंबरिंग है, गोल्ड सिल्वर और नो कलर की कोई नंबर नहीं। ठीक है, अगर ब्लैक आ जाता है कहां पे? ब्लैक आ जाता है तीसरी पट्टी पे, ब्लैक आ जाता है तीसरी पट्टी पे, तो मल्टीपल में 10 की पावर 0 आएगा। ब्राउन आ जाता है तीसरी पट्टी में तो 10 की पावर 1, ऐसी रेड आ जाता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसी 4, 5, 6। और ये टॉलरेंस में बस 3 ही कलर रहेंगे, या तो गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा और नो कलर रहेगा। ठीक है, तो वही मैंने बताया कभी कभी 3 पट्टी ही रहती हैं, तो 3 पट्टी मतलब चौथी पट्टी आपकी नो कलर है। नो कलर है तो उसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसका नामकरण कर देता हूं, रटने का तरीका बताता हूं। बीबी रॉय एक नाम का बंदा है, बीबी रॉय नाम का एक बंदा है, उसकी इन ग्रेट ब्रिटेन बहुत ही गॉर्जियस वाइफ है। समझ में आया? बीबी रॉय की ग्रेट ब्रिटेन में बहुत ही गॉर्जियस वाइफ है जिसको उसने सोना और चांदी देके पटाया था। ठीक है, समझ गए? सिंपल सी चीज है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गॉर्जियस वाइफ जिसको उसने सोना और चांदी देके पटाया था। ठीक, समझ गए? आखिरी नो कलर का क्या रटना है वो तो अपने आप याद ही हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है भाई? पहला तो आ गया मेरा ए, पहला तो आ गया मेरा ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है, एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक बार बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी, बी यहाँ पे, तो याद रखना पहले के दोनों बी ब्लैक और ब्राउन है और उसके बाद लास्ट वाला ग्रेट ब्रिटेन वाला ब्लू है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया? लाल आ गया। सो बी बी रॉय यानी 3। ठीक है, सो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी 0 से चालू हो रहा है, 0, 1, 2, तो आ जाएगा 3, तो फर्स्ट डिजिट आ गई 3 रेड की। फिर क्या है? ब्लू, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन, सो ये वाला होता है ब्लू। कौन से नंबर पे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया 6, 36 इंटू 10 रेज टू द पावर ग्रीन, ग्रीन का है भाई ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 पे आ रहा है तो ये आ गया 10 रेज टू द पावर 5। 0 से चालू करना हमें गाथा। प्लस माइनस गोल्डन का कितना है? गोल्डन का कितना है? तो गोल्डन का था 5%। ठीक है, गोल्ड कलर है। समझ में आया? देखो ये बता दिया मैंने कलर कोडिंग के तहत रेजिस्टेंस इसका। क्लियर है ना? कितना इजी है, बड़ा फटाफट बता दिया मैंने। किसी को भी डाउट हो बता दो, किसी कोई प्रॉब्लम है अभी बताओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस फटाफट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाओ। आई वुड लाइक आप लोग इस वीडियो को पॉज करो या इसको आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। A voltage of 30 volt is applied across a color-coded carbon resistor with first, second and third rings as blue, black and yellow. Blue, black, yellow भाई first, second और third ring है. What is the current flowing through the resistor?
बहुत सिंपल सा है। ये 30 वोल्ट आपका क्या है, 30 वोल्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें कलर कोडिंग करनी है। बस कलर कोडिंग करके, तो ब्लू का कितना हो जाता है, ब्लू का याद रखो, ये रहा ब्लू, ब्लू है मेरा 6 आ गया, तो पहला डिजिट आ गया मेरा 6। फिर दूसरा क्या, ब्लैक, ब्लैक से तो चालू होता है 60। येलो क्या, बीबी रॉय, रॉय मतलब येलो आ गया यहाँ पे 4 पे, तो 10 रेज टू दी पावर 4, ये आ गया 10 रेज टू दी पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे चौथा कलर नहीं है तो हमें यूज कुछ नहीं करना, चौथा कलर है नहीं तो यहाँ पे हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि यार एरर परसेंटेज इसमें थोड़ी निकालेंगे, एरर तो बस हमें जब रेजिस्टेंस लिखना है तभी देखना है। तो ये आ गई मेरी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू पता ही थी कितनी है, 30 वोल्ट। बता दो ना करंट यार, कितना इजी तो है। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट इज इक्वल टू वी बाय आर, सिंपल, करंट की वैल्यू आ गई वी बाय आर। तो वी की वैल्यू कितनी है, 30/60 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4, सिंपल सी चीज, 30/60 हो जाएगा 1/2, यह आ गया 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 एम्पियर। ये जा रहा है करंट, ये जा रहा है सिंपल सा करंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए मुझे बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। ओके सर, बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया हम लोगों को, बहुत आसानी से समझ में आ गया, चलो भाई अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी देखते हैं, और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं मैं, जिस ट्रिक को आप देख लोगे तो यार क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, ट्रस्ट मी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं देगा, एक ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो जिन जिन का ध्यान इधर उधर है, ये लग बड़ा सिंपल रहा है इसमें, लेकिन एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू आप जितने भी केवीएल केसीएल के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, जबानी मुंह जबानी देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो ट्रिक जरूर ध्यान देना। देखो ये चीज सबको पता है यार, सीरीज में अगर बहुत सारे रजिस्टर लगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, आर इक्विवेलेंट सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसी Rn तक हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है मेरा सीरीज में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब यहां पे जो ट्रिक बताने वाला हूं मैं, ट्रिक कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो आपको बहुत सारे रेजिस्टर अगर दिए रहेंगे ना, तो उनको भाई दो में बांट लेना, उनको क्या कर लेना, दो में बांट लेना, ठीक है। और उनको अगर आपने दो में बांट लिया, दो में जब आपने बांट लिया है, एक हो गया सपोज R1, दूसरा हो गया R2, और यहाँ पे है V। तो अब सीरीज में होता क्या है, सीरीज में देखो चार्ज दोनों, सॉरी करंट दोनों पे सेम रहता है, करंट तो सेम रहता है, सिंपल सी चीज, करंट की तो कोई दिक्कत है नहीं। पोटेंशियल का जो बंटवारा रहता है वो कैसे रहता है वो समझने की दिक्कत है, और उसी का मैं हैक बता रहा हूँ बड़ी आसानी से। तो हैक कुछ इस तरीके का है, देखो कि क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के अगर I कांस्टेंट है, ठीक है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के अगर I मेरा कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो V है इसका बंटवारा होगा, एक बंटवारा यहां होगा V1 और दूसरा बंटवारा यहां होगा V2, ठीक। सो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I इंटू V, सॉरी I नहीं, इंटू V, ठीक है। और पोटेंशियल 2 का बंटवारा कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। अगर ये अप्रोच आपने बहुत हैंडी रख ली, अगर ये अप्रोच आपने बहुत एकदम यूज्ड टू हो गए इस अप्रोच के, तो ट्रस्ट मी भाई क्वेश्चंस यूं सॉल्व होते हैं। क्योंकि यार देखो ये 2 है 3 है, मान लो 2 और 3 दे दिया और यहाँ पे 10 है, ये इस तरीके का सेटअप दे दिया, ठीक है, ये हो गया। अब तुमसे पूछ लेते हैं, और ये यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन थे बहुत सारे, ऐसे 2-2 के, ऐसे 4-4 के, और इसका फाइनल आंसर 2 आया। और पूछ रहे हैं भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, या पूछते हैं सपोज, जैसे मान लो एक केस बताते हैं, सपोज 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं भाई इस 4 के थ्रू करंट कितना जा रहा है, तो अब तुम पहले यहां निकालोगे फिर यहां निकालोगे, नहीं ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, हम सिंपल अप्रोच ये पता करेंगे कि हम इसके अक्रॉस, पूरे इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता कर लेंगे V1, कैसे, 4 और 4 पैरेलल में, उसका 2 आंसर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 3। अब 2 पे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, V1 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 2/5 इंटू 10, ये 5 2 से गया मतलब 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट इसके अक्रॉस है, मतलब 4 इसके अक्रॉस भी होगा, तो इसके अक्रॉस 4 होगा, तो 4/4 1 एम्पियर। देख के सॉल्व करना है, हमें तो इस लाइन को भी लिखने की जरूरत नहीं थी, हम देख के आंसर सॉल्व करेंगे, हमें यही अप्रोच रखना है। तो मतलब आपको ये चीजें हैंडी रखनी है, आपको ये अप्रोच जो है, ये पोटेंशियल का बंटवारा, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसको आप समझ के रखो और याद रखना भाई, बिल्कुल याद रखना, ओके। चलो इसी तरीके से पैरेलल में भी एक बहुत अच्छी चीज है, और पैरेलल में करंट का बंटवारा है, लेकिन पैरेलल में जो करंट का बंटवारा है वो इस हिसाब से नहीं होता। पैरेलल में करंट का बंटवारा
इनवर्स रिलेशन के हिसाब से होता है। कैसे, आओ बताता हूँ। सो पैरेलल में भी यार देखो सबको पता है जो 1/r इक्वलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2 1/rn तक जाता है, ठीक है। अब इसमें भी वही एक चीज एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे दिए हैं तो हमें फाइनली दो में बांटना है, दो में बांटना है। इसमें तो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर R1 और R2 है, अगर R1 और R2 है, ठीक है, तो पहले तो इनका R इक्वलेंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो हैक ये हैं, एक तो R इक्वलेंट जो होता है वो हमेशा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। हमेशा यही अप्रोच याद रखनी है। दो दिए पैरेलल में, सिंपल दो को मल्टीप्लाई करो, डिवीजन में दोनों को ऐड करके लिख दो और आंसर निकाल दो। इसी तरीके से आप करोगे, ठीक। दूसरा जो है कि वो यहां बताता हूं कि सपोज आपके पास बहुत सारे पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए हैं और इनका वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ है कि सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। तो सिंपल R इक्वलेंट डायरेक्टली लिख सकते हो आप, R बाय एन के बराबर होगा। जो R इक्वलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, R बाय एन के बराबर हो जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हो, बराबर हैं तो जितने नंबर हैं वो डिवाइड कर देना, वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? ओके भाई, चैट में यार अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार, आई विल बी वेटिंग फॉर दी हार्ट्स। ओके तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होगा भाई दोनों में, तो जैसे सीरीज में जो करंट था वो सेम था, सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, मतलब V1 V2 जो होंगे वो दोनों V के बराबर होंगे। इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा। सिंपल सी चीज, दोनों के अक्रॉस V होगा। अब करंट का कैसे होगा, तो भाई करंट तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा। करंट यहाँ I आया, यहाँ पे बटना है उसको, यहाँ I1 चला जाएगा, यहाँ I2 चला जाएगा। अब मैं करंट में ही आपको एक हैक बताऊंगा कि करंट का आपको कैसे याद रखना है। तो देखो I1 की जो वैल्यू होगी ना, देखो यहाँ देखो V इज इक्वल टू IR होता है। ये चीज अभी कांस्टेंट है, यानी I जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है R के। मतलब इस I1 में जो करंट जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ये R2 पे डिपेंड करेगा, दूसरे रेजिस्टर पे डिपेंड करेगा। और I2 की बात करूं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो R1 पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? I1 की वैल्यू बात करूंगा तो I1 किस पे डिपेंड करेगा, R2 पे, और I2 किस पे डिपेंड करेगा, R1 पे। सो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। इस तरीके से मैं I1 डिफाइन करूंगा। ठीक है सर, बढ़िया। I2 की बात कर लेते हैं। I2 कैसे डिफाइन होगा भाई, I2 की वैल्यू कर रहे हो तो I2 डिफाइन होगा R1 से, तो I2 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सिंपल, क्लियर है? तो ये I2 आ गई, ठीक है। सो इसी तरीके से I1 भी डिफाइन कर सकते हो और I2 भी डिफाइन कर सकते हो, दोनों आप डिफाइन कर सकते हो। और दोनों आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। करंट दूसरे रेजिस्टर, पड़ोसी के रेजिस्टर पे डिपेंड करता है, खुद के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, पड़ोसी के पे, खुद पे नहीं करता। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, Find the current in resistance P if voltage supply between A and B is V volt. V वोल्ट है A और B का, तो हमें पता करना है भाई P वाला रेजिस्टर कौन सा। अच्छा, P वाला रेजिस्टर ये रहा P वाला रेजिस्टर। इसमें करंट कितना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देख के ये रेजिस्टर थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज है देखने वाली, वो चीज ये है कि इस पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं D, ठीक है। ये CD को हमने ज्वाइन कर दिया है खाली वायर से। CD को हमने कैसे ज्वाइन कर दिया है, खाली वायर से। और जब कभी भी मैं एक किसी भी सर्किट में एक खाली वायर का यूज करता हूं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे ही मैं खाली वायर का यूज करता हूं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, तो होता क्या है कि उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है सेम। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है सेम, और क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसको मैं थोड़ा रिस्ट्रक्चर करूंगा। कैसे रिस्ट्रक्चर करूंगा, देखो इस पॉइंट को मैं E नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने E नाम दे दिया, और E नाम देने से क्या हो गया कि यहां से ये कुछ इस तरीके का बनेगा। एक पॉइंट हो गया मेरा A, दूसरा पॉइंट हो गया मेरा C, तीसरा पॉइंट हो गया मेरा E, चौथा पॉइंट हो गया मेरा, ये D और B तो एक ही है तो इसको मैं यही B ले लेता हूं, ठीक है। ये D और B तो एक ही पॉइंट है। अब देखो A से C के बीच में एक रेजिस्टर है, हाँ जी एक रेजिस्टर है, बिल्कुल।
फिर ए से ई के बीच में एक रेजिस्टर है, हाँ जी बिल्कुल, ये देखो ये रहा, ये रहा। सी से ई के बीच में रेजिस्टर है, हाँ यार बिल्कुल, देखो सी से ई के बीच में रेजिस्टर है। फिर ई से डी बी के बीच में रेजिस्टर है, हाँ बिल्कुल है। ये आ गया मेरा सेटअप, ये हो गया। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये वाला और ये वाला सीरीज में है, ये वाला जो इसके साथ पैरेलल में है, और फिर ये फाइनली सीरीज में। पी कौन सा था? पी था ये वाला रेजिस्टर था। पी मतलब ये है, और इसके थ्रू करंट मुझे पता करना है, बड़े आसानी से पता कर दूंगा। और यही जो मैंने अभी ट्रिक समझी है ना, इसी को यूज करूंगा। देखो कैसे, ये दोनों जो हैं, देखो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये और एक ये, ठीक है। ये आर है, ये आर है, तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R। ओके, अब ये 2R और R के साथ क्या है? पैरेलल में। तो इनका जो इफेक्टिव पोटेंशियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फंडा ये बता रहा हूं कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है, पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, ये एक बैटरी के अगेंस्ट लगा हुआ है, ठीक। इस पूरे एंटायर सेटअप का ए से लेके ई तक का, ए से लेके ई तक का मतलब यहाँ से चालू होके यहाँ तक का, अरे यार दूसरा कलर चाहिए, लाइट। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भाई ये आर आर था, इनका 2R हो गया, और 2R और R पैरेलल में थे, तो 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, यानी 2R/3 हो गया, ठीक है। इस अकेले का कितना है? इस अकेले का R है, ये V है, तो V का बंटवारा करो भाई, V का बंटवारा करो। V का बंटवारा कैसे होगा? इसके अक्रॉस V1 मान लेते हैं, और इसके अक्रॉस क्या मान लेते हैं? V2 मान लेते हैं। क्योंकि अगर V1 पता चल गया तो पता है इसके अक्रॉस जाने वाला करंट भी मैं बता दूंगा, ये जो करंट जा रहा है ना वो मैं बता दूंगा। तो V1 बता दो, V1 कैसे बढ़ता है? अगर करंट सेम है तो सर V तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी सर R1 अपॉन R1 प्लस R2, बिल्कुल सही बात, इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, बिल्कुल सही बात है। अब R1 कितना है भाई? R1 था मेरा 2R/3, सो ये हो गया 2R/3 डिवाइडेड बाई 2R/3 प्लस R इंटू टोटल V है, ये 2R/3 डिवाइडेड बाई 5R/3, ये आ जाएगा मेरा 2/5V, मतलब 2/5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 2/5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू सिंपली हो जाएगी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू आ जाएगी मेरी, देखो इस पॉइंट के अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 2V/5, ये आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 2V/5, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना है? इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना है? इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है आपका ओहो ओहो ओहो, ओके एक मिनट यार, एक मिनट, एक चीज गलती कर दी मैंने, एक चीज गलती कर दी और बहुत भारी मिस्टेक कर दी, बहुत भारी मिस्टेक कर दी है मैंने, जल्दी जल्दी में भारी मिस्टेक ये कर दी है कि देखो, भारी मिस्टेक क्या कर दी है दोबारा बता रहा हूं। इसलिए जल्दी का काम होता है शैतान का, नहीं करनी चाहिए। देखो भूल जाओ, सोल्यूशन पूरा भूल जाओ। देखो क्या था, ये था केस, सिंपल सी चीज थी यार। मैंने ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट बी हो गया, ये बी और बी से कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको मैंने सी अलग पॉइंट मान लिया, और इसको एक नया पॉइंट ले लेते हैं सी नाम का, ठीक है। अब बनाओ ए, अब बनाओ बी, और बना दो सी, ठीक है। अब ए से बी के बीच में भाई एक रजिस्टर ये रहा, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर ये रहा, कौन सा? ये वाला, ठीक है। फिर बी से सी के बीच में एक रजिस्टर ये रहा, ये रहा बी से सी के बीच में एक रजिस्टर, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये वाला भी हो गया, फिर उसके बाद सी से बी के बीच में एक और रजिस्टर, ये लो एक और ये रहा, और उसके बाद ए से बी के बीच में एक और रजिस्टर, ए से सी के बीच में एक और रजिस्टर, ये लो ये रहा, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन यार, गलती हो गई बॉस, पुराना वाला सोल्यूशन भूल जाओ, पुराना वाला सोल्यूशन बिल्कुल भूल जाओ। अब किसके निकालना था? इस वाले में निकालना था, ए से बी में, मतलब इसके थ्रू मुझे करंट निकालना था। अभी निकाल दे रहा हूँ, सिंपल वही अप्रोच, तो वही रहेगी, अप्रोच वही रहेगी। एक गलती ये कर दी मैंने, उस सी और बी को अलग अलग पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम कर ली मैंने। अब देखो
क्या करना है यार, सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का वही हो जाएगा 2r/3, सॉरी इनका हो जाएगा r/2, r/2 इससे जुड़ेगा सीरीज में, तो ये पूरे का हो जाएगा r/2 प्लस r, जो कि हो जाता है 3r/2। मतलब इधर हो गया मेरा 3r/2, यहाँ हो गया मेरा r, ये हो गया मेरा 3r/2, ये हो गया मेरा r, और ये पूरा का पूरा कनेक्टेड किस में है, एक पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, 3r/2 और r, 3r/2 और r पोटेंशियल डिफरेंस v है। बता सकते हो कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटेगी, मुझे इसके थ्रू पता करना है बस, इसके थ्रू मुझे करंट पता करना है बस, सिंपल सी चीज़ है, बड़े आराम से बता सकते हैं, इसके थ्रू पता करना है ना सर। यहाँ हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2, और I2 की वैल्यू डिपेंड करेगी 3r/2 पे, किस पे डिपेंड करेगी, 3r/2 पे। सो I2 यही निकाल दूंगा मैं, देखो I2 ये हो जाएगा मेरा, I2 की वैल्यू आ जाएगी 3r/2, 3r/2 डिवाइडेड बाय 3r/2 प्लस r, डिवाइडेड बाय 3r/2 प्लस r, और टोटल करंट जितना भी चलेगा, टोटल करंट जितना भी मूव करेगा। ओके, सो और टोटल करंट की वैल्यू बता देते हैं यार, 3r/2 और r का वैल्यू निकालना है, 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाय 3r/2, जो कि हो जाएगा 5r/2। ठीक है, r/2 कैंसिल हो जाएगा, 3r/5, 3r/5 क्या आ रहा है मेरा, नेट रेजिस्टेंस, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, v/3r/5, ये आ गया मेरा नेट करंट जो यहाँ से चल रहा है। ठीक है, सो उस I को यहाँ पे रखना है, इससे वैल्यू कितनी आ रही है, 3r/2 अपॉन 5r/2, यानी 3r/5 इंटू 5v/3r। ठीक है, और यहाँ से देखो मजे की चीज़, जो I की वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी निकल के आ रही है, दैट इज इंस्टेड टर्निंग आउट टू बी, यहाँ पे भी r रहेगा v/r के बराबर। ठीक है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v ही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v ही आया, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v/r ही आ जाएगी, I2 विल बी इक्वल टू v/r, और वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट I1 की वैल्यू भी v/r रहेगी, इसके अंदर इंटरनली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिल्कुल, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो I2 और v/r ही रहेगा। ठीक है, एक सिंपल सी मिस्टेक बस ये हो गई थी कि हमने इन दोनों पॉइंट को अलग अलग ले लिया था, बल्कि यही कॉन्सेप्ट था कि ये दोनों जब भी सेम एक प्लेन वायर से ज्वाइन करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो जो B का पोटेंशियल यहाँ पे है वही B का यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, छोटी सी मिस्टेक थी, इग्नोर करो और उसको इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपल फंडा ये रहता है कि भाई जब कभी भी आप एक कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट लो, ठीक है, आपके रेजिस्टर्स हो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, अब इसको मैंने कनेक्ट कैसे कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा दिया। ठीक, या रेजिस्टर, चलो ठीक है रेजिस्टर लगा देते हैं, वरना वैसे गैल्वेनोमीटर लगना। अब सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है कि इफ R1 is to R2 is equal to R3 is to R4, या तो ये बोल लो या फिर और R1 is to R3 is equal to R2 is to R4, दोनों में से कोई सी भी अगर चीज पॉसिबल है, अगर दोनों में से कोई भी चीज हो रही है, तो ये जो बीच का रेजिस्टर है इसके थ्रू करंट नहीं जाता, कोई भी करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर, तो इसका रह के भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सेटअप हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली वो कौन सा 2 ओम, वो इस 2 ओम से पूछ रहे हैं, हम दोनों 2 ओम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस 2 ओम से पूछ रहा है करंट कितना होगा। तो देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये 2/4, ये 2/4 का रेशियो कितना है, 1/2, ये 1 और ये 2, इनका रेशियो कितना है, इसका भी रेशियो 1:2,
तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है क्या, 2:4 इक्वल्स टू 1:2 आ रहा है, हाँ। तो इस 6 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, इस 6 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, सिंपल सी चीज ये, ठीक है। इस 6 ओम के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका इफेक्टिव डायग्राम जो बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यहां बनाता हूं। इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं भाई यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये 1 2 4 2 4 4 और ये हो गया 120 वोल्ट, ठीक। क्लियर है सर, बढ़िया। अब हमको ये बताना है कि यार इस 2 ओम के थ्रू भाई कितना करंट जा रहा है, सिंपल सी चीज। ये 6 ओम में तो कोई भी नहीं है, तो देखो जरा सेटअप निकालो। ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में, बल्कि तीनों सीरीज में आ गए। ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों आ गए सीरीज। नहीं यार, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है, इसका सिंपल सा रीजन एक ही है। हाँ चलो तुमसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता था क्या, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या लग सकता था, व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं लग सकता था, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग सकता था। लेकिन हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो चलो पता चल गया। इसमें क्यों नहीं लग सकता था व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये जो 4 है वो इधर कनेक्टेड होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाता, अगर ये 4 इधर कनेक्टेड होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाता। लेकिन क्योंकि ये 4 इधर कनेक्टेड नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग सकता, ठीक है। ये यहाँ कनेक्टेड नहीं है, ये यहाँ कनेक्टेड है ना, देखो यहाँ पे इन दो एंड्स पे होना चाहिए, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई नहीं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता देते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता देते हैं। एक चीज तो समझ में आ गई कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर, ओके। तो इसमें कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसमें देखो हमें सीरीज बाय सीरीज चलना पड़ेगा। यहाँ पे 2+1 है, यहाँ पे 2+1 कितना हो जाएगा 3, ये 3 इस 6 के साथ पैरेलल में है, उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3, जो कि हो जाएगा 18/2, 18/9, जो कि हो जाएगा 2। ओ बहुत बढ़िया, मतलब इन तीनों का आ जाएगा 2। अब वो 2 किसके साथ सीरीज में है, वो 2 इसके साथ सीरीज में है, ये 2 और 2 सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 4। वो 4 और 4 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, 4 पैरेलल में आ गए, बढ़िया। उनका कितना हो जाएगा 2, और फाइनली आपका स्ट्रक्चर देखो ये आ गया, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर भाई, ये आ गया स्ट्रक्चर, देख लो। ये 120 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम, सिंपल सी चीज। ये 4 ओम, 4 ओम और ये 2 ओम। अब कैसे होगा भाई, ये हो गया टोटल 10 ओम, ये तीनों सीरीज में, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120/10, जो कि हो जाएगा 12 वोल्ट के बराबर, ठीक है, जो कि हो जाएगा 12 वोल्ट के बराबर। सो ये रहा करंट जो कि सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है। अब इस सर्किट में यहाँ पे किस हिसाब से बंटवारा होगा, उसके लिए आपको बेसिकली एनालिसिस देखो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये इधर गया, यहाँ से कितना गया, 4 से गया आपका 12 एम्पियर, ये हो गया मेरा 12 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से 12 एम्पियर गया। अब 12 एम्पियर वहां पे कैसे बट रहा है, तो ये 2 और 1 तो मिलके 3 बना लिए, 3 और 6 कितना बना लिए, 3 और 6 बना लिए थे 2। सो यहाँ पे एक तो ये 4 आ गया था और एक आ गया था 2+2 का, 2+2 जो कि 4 थे, तो यहाँ बराबर बराबर बढ़ जाएगा, इसमें 6 एम्पियर चला जाएगा, इसमें 6 एम्पियर चला जाएगा। क्लियर है, मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन तीनों के नेट रिजल्टेंट के बारे में, इन तीनों के नेट रिजल्टेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इन तीनों के नेट रिजल्टेंट का जो आंसर है, इनके जो नेट रिजल्टेंट का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा था, वो आया था मेरा 2, वो आया था मेरा 2, ठीक है। और ये 2 और ये 2 में टोटल कितना जा रहा है 6, मतलब अब यहाँ पे मुझे देखना है कि इधर तो 6 चला गया, इधर 6 चला गया, अब इसमें और इसमें 6 में से कैसे बंटवारा हो रहा है, तो वहां पे बेसिकली मैं वही आर का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि एक ऊपर जाएगा, ऊपर 3 ओम है और नीचे आ गया मेरा 6 ओम, और यहां से इधर जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 6 एम्पियर।
तो ये I कैसे बटेगा, ये I कैसे बटेगा, तो यहाँ पे वही I1 और I2 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो मैंने अभी समझा। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू डिपेंड करेगी दूसरे वाले रेजिस्टर पे, यानी 6/6 प्लस 3 इंटू 6 एम्पियर, ठीक है, जो कि हो जाएगा 6/9 इंटू 6 यानी 36/9 हो जाएगा, और 36/9 होता है 4 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर के थ्रू करंट कितना जा रहा है भाई, 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफ़ी इंसाइट मिले हम लोगों को। हमने पहले पूरा क्वेश्चन तोड़ा, समझा, फिर उसके बाद इसको जाना है। कोई भी डाउट हो मुझे बताओ, नहीं हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, इसके थ्रू करंट जाएगा 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर का करंट इसके और इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में, यही हमने आंसर भी निकाल दिया, ठीक है सर। ओके सर, बढ़िया बढ़िया। इसमें 2 एम्पियर जाएगा, फिर ये 4 और 2 मिलके इसमें वापस 6 एम्पियर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 एम्पियर, ठीक है सर, फर्स्ट क्लास। आओ इनफाइनाइट सीरीज का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, ट्रिक मतलब फटाफट सोल्यूशन दिखाता हूँ। इसमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमें इनफाइनाइट सीरीज में कट करना पड़ता है सीन को, ठीक है, हमें इसमें कट करना पड़ता है सीन को। सीन को कट कैसे करते हैं कि यार देखते हैं कहाँ से रिपीट हो रहा है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, अब यहाँ से इसको कट कर दो, यहाँ से इसको कट कर दो। जैसे ही मैंने इसको कट कर दिया तो उसके बाद जो चीज बनी, इसके बाद जो चीज बनी, यहाँ पे ए था और इसके बाद क्या है, इसके बाद भी सेम वैसे ही हिसाब है, सेम वैसे ही हिसाब है, मतलब जैसा इधर था वैसे ही अब इधर है। तो तुमने एक भाग कट कर दिया तो भी जो बचा हुआ भाग है वो इसी की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब इसकी जगह में एक वही रेजिस्टर लगा देता हूं आर के बराबर। मतलब बोलता ये हूं कि सपोज करते हैं ए और बी के बीच का जो रेजिस्टर है वो आर इक्विवेलेंट के बराबर है। तो अब इसको कट कर दिया तो ये जो भाग बचा हुआ है ना, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। तो सिंपल इसको कट करके बस वही एक सेटअप करना रहता है और मेरा आंसर आ जाता है। कैसे, देखो यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, और यहाँ पे फिर एक क्या पैरेलल में लगा दिया, आर, कैपिटल आर इक्विवेलेंट, ये 1 ये 1, और ये हो गया ए और बी, ठीक है। अब इसका आंसर बस निकाल दो तो फटाफट आंसर आ जाएगा। आर और 1 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1, यानी आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1, यानी आर इक्विवेलेंट आ गया आर प्लस 1, इन दोनों को आ गया आर प्लस 1, सॉरी आर अपॉन आर प्लस 1, ठीक है। ओके, और इसके साथ जोड़ दो तो आर अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1, ये किसके बराबर हो रहा है, ये आर के बराबर, क्योंकि ये आर ए बी के बराबर ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2r प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर। 2r को उधर ले जाओ तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r विल टर्न आउट टू बी माइनस b यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 1, यानी आंसर कितना आ गया। यहाँ पे नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 5/2। ये है मेरा आंसर। ऑप्शन है क्या, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी है। जिसका आया था बताना मुझे, जिसका नहीं आया बताओ मुझे, ठीक है। सो बड़े सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। आई सपोज सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट सीरीज का भी एक केस हमने देख लिया। ओके सर, बढ़िया। चलो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल भी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, इसमें 2 केसेस होते हैं, एक होता है चार्जिंग का, एक होता है डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग के टाइम में क्या होता है कि नॉर्मली बैटरी का काम होता है भाई करंट देना। तो करंट कहां से देता है, वो देता है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, और करंट आता है नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। अब इसका अगर उल्टा होने लग जाएगा, मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में घुस रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो ये केस कहलाता है चार्जिंग ऑफ द बैटरी का। चार्जिंग ऑफ द बैटरी में उस बैटरी के बाहर अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है E प्लस आई आर के बराबर। कितना हो जाता है, E प्लस आई आर के बराबर, ओके। दूसरा जो सिनेरियो है बैटरी डिस्चार्जिंग का, उस केस में क्या होता है, उस केस में पॉजिटिव से, वही जो आप समझते हो, पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में करंट आता है, जो कि नॉर्मली होता है बैटरी डिस्चार्जिंग का। उस सिनेरियो में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, E माइनस आई आर के बराबर। कितना रहता है, E माइनस आई आर के बराबर, ठीक है। ये आपका, ये इसमें नहीं है, पुराने केस में ये, इसके लिए नहीं है। ओके, समझ आ गया, क्लियर सा सीन है। ओके,
अब जैसे यार हमने सीरीज पैरेलल रेजिस्टर का पढ़ा है, तो वैसे सीरीज पैरेलल हमें यार सेल्स का भी पढ़ना चाहिए, वो भी आता है, पूरा क्लियर कट एनसीईआरटी में दिया है। तो जब भी सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए R1 R2 R3, उनका अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन दे दिया तो जो ई इक्विवेलेंट रहेगा वो सिंपल सा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En तक रहेगा। और आर इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 टिल Rn। ठीक है, सिंपल सी चीज, ये हिसाब रह जाता है। अगर n सेल्स हैं EMF E की सीरीज में लगी है तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, n टाइम्स कैपिटल E। और R रेजिस्टर की है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n टाइम्स स्मॉल r। ओके, एंड इफ स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, देन टोटल जो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा वो स्मॉल nr हो जाएगा। अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ लगा दिए तो भाई उसमें जो करंट जाएगा वो NE अपॉन कैपिटल R प्लस n टाइम्स स्मॉल r। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज लगा दिया, तब क्या होगा, तब इन दैट सिनेरियो जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा वो E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4, इस हिसाब से अरेंज रहेंगी। ठीक है, ऐसी डॉट 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 टिल En अपॉन Rn, और डिवीजन में R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू करूंगा तो वो हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 टिल प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेट EMF भी निकालते हो अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये आपकी सेल्स का तो। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। एक पावर, मैक्सिमम पावर का यार कॉन्सेप्ट होता है, इसको जरा फटाफट देख लेते हैं। मैक्सिमम पावर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये बोलता है सिंपल कि अगर मैं एक सेल लेता हूं और बाहर एक रेजिस्टर लगा देता हूं, तो किस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर पे इस रेजिस्टर में मैक्सिमम पावर का यूजेज होगा, मैक्सिमम पावर इसमें ट्रांसफर होगी किसके द्वारा, उस सेल के द्वारा, क्योंकि सेल ही दे रही है, जो पावर दे रही है वो कौन दे रही है, वो सेल ही दे रही है। तो किस वैल्यू ऑफ आर पे यहां पे मैक्सिमम पावर का आउटपुट होगा, मैक्सिमम पावर का केस बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर का केस इसमें बनता है मात्र एक सिनेरियो में, जो कि होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर। किसके, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर, इसी में आपका मैक्सिमम पावर का सिनेरियो बनता है। ओके, क्लियर है सर, बढ़िया। इस हिसाब का ग्राफ रहता है और ये आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम पावर का केस बनता है। ठीक है सर, बढ़िया। आओ जरा इसमें करंट की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जरा, सिंपल सा केस है, बताओ कमेंट्स में भी आंसर बताओ, जितने लोग देख रहे हैं आई वुड लाइक कि आप बताओ मुझे आंसर कितना होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3 I4 इन द सेक्शन ऑफ नेटवर्क्स शोन इन द फिगर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ये कैसे बट रहा है, तो भाई देखो इसका बंटवारा कुछ इस हिसाब से हो रहा है। यहाँ पे एक I2 करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट जो जा रहा है उन्होंने 8 एम्पियर दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे करंट 8 एम्पियर दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहे हैं वो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I3 है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भाई 5 एम्पियर का करंट जा रहा है इधर पे, और यहाँ पे जा रहा था, और इसमें I4 जो है, I4 या तो इधर से इधर है या इधर से इधर है, वो पता करना पड़ेगा, और हमें बतानी भाई I1 की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, जंक्शन रूल लगेगा यहाँ पे, जंक्शन रूल जिसको आता है वो फटाफट आंसर निकाल लेंगे। आओ मेरी मदद भी करवा दो, कितना हो जाएगा जंक्शन रूल। तो यहाँ पे 15 एम्पियर का करंट आ रहा था, यहाँ पे वो 15 एम्पियर का करंट बट गया। कैसे बट गया भाई, 8 एम्पियर तो चला गया इधर पे, 8 एम्पियर इधर चला गया, और बाकी कहाँ चला गया, बाकी इधर चला गया, तो इसमें जाएगा 7 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, तो 7 3 यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 एम्पियर। ओके सर, परफेक्ट। यहाँ पे कितना जा रहा था, 8 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर। ओके, अब इस 8 में से यहाँ चला गया 5, यहाँ 5 चला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा 3 एम्पियर। 3 ऊपर से आ रहा है, 10 इधर से आ रहा है, तो टोटल इसमें कितना जाएगा भाई, इसमें जाएगा 10 प्लस 3 एम्पियर, जो कि आंसर आ गया 13 एम्पियर। क्लियर है, सिंपल सा अप्रोच, जंक्शन रूल लगाना था, तुरंत आंसर आ जाता, तुरंत के तुरंत आंसर आ जाता जंक्शन रूल लगाने से। ठीक है सर, ओके, बढ़िया। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या है,
सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिवाइस होता है करंट को जानने के लिए। तो यहाँ से हम कुछ कुछ स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर हुआ, मीटर ब्रिज हुआ और पोटेंशियोमीटर हुआ, जो कि मोर कॉमनली यूज भी होते हैं, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट के फ्लक्चुएशंस जानने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक सिलेबस में ये पोर्शन रहता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो इस पोर्शन को देखो, एज सच दे डोंट आस्क, बट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बड़ा शंट रेजिस्टेंस का बड़ा अच्छा है, तो वो समझना वर्थ इट है, वो समझना वर्थ इट है कि बेसिकली ये जो गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन होता है, तो वो होता किस हिसाब से है, कैसे होता है और उसके होने से क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो देखो, जब कभी भी मैं बोलूं कि गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे एक रेजिस्टर लगाऊंगा, मैं वहां पे एक रेजिस्टर लगाऊंगा, और वो जो रेजिस्टर रहेगा वो पैरेलल में रहेगा। समझ रहे हो बात को, वो पैरेलल में लगेगा, एक रेजिस्टर लगेगा और वो कहां लगेगा, वो पैरेलल में लगेगा उस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के, और ये रही उसकी वैल्यू, ठीक है। शंट की वैल्यू ये रही, और शंट यहाँ पे बहुत ही छोटे रेजिस्टेंस का लगाते हैं, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस का हम एक शंट लगाते हैं, जैसे शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और हमेशा पैरेलल में लगता है गैल्वेनोमीटर को। ऐसा करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, वो हो जाता है कन्वर्ट एमीटर में। सिंपल सी चीज। साथ ही साथ अगर मुझे इसी चीज को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक शंट रेजिस्टर लगाता हूं। और कैसे लगाता हूं, यहां पे मैं शंट रेजिस्टर लगाता हूं सीरीज में, ठीक है। यहां पे मैं शंट रेजिस्टर लगाऊंगा सीरीज में, और ये सीरीज में लगता है, और तब जाके वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बन जाता है। मेन मुद्दे की बात देखो सिंपल सी ये रहती है कि एमीटर का जो काम रहता है, कभी भी सर्किट को डिस्टर्ब करना नहीं होता, ठीक है। सर्किट को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब उसके खुद के रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए। और वोल्टमीटर का हिसाब ये रहता है, ये पैरेलल में रहता है, तो इसके थ्रू ज़्यादा करंट जाना नहीं चाहिए, इसका काम है पोटेंशियल मेजर करना, तो इसके थ्रू ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। तो कम करंट के लिए क्या करते हैं, इसके पोटेंशियल को इतना ज़्यादा कर देते हैं ताकि इसके थ्रू करंट कम जाए, ठीक है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गई ये चीज़। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है मेरा मीटर ब्रिज, जो कि है मेरा मीटर ब्रिज, ठीक है। सो मीटर ब्रिज का फंडा क्या है, मीटर ब्रिज का फंडा ये है सिंपल कि यहां पे आप देखोगे कि एक मीटर ब्रिज बेसिकली का काम होता है अननोन रेजिस्टेंसेस को पता करना, ठीक है। यहां पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और अननोन रेजिस्टेंसेस को पता करते हैं, ठीक है। अब अननोन रेजिस्टेंस कैसे पता होते, तो देखो यहां पे क्या फंडा रहता है, इसका पहले सेटअप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक रहता है मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें कुछ कीज डली रहती हैं और उसका रेजिस्टेंस हमेशा मुझे पता रहता है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का मुझे रेजिस्टेंस हमेशा पता रहता है। और दूसरा होता है मेरा अननोन रेजिस्टर, जिसका मुझे रेजिस्टेंस पता करना रहता है, ठीक है सर, बढ़िया, पता करते हैं। यहाँ पे एक तार होता है, ए से सी तक जो आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या रहता है, एक तार रहता है, एक वायर रहता है, और ये जो वायर रहता है इस पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश्ड रहता है, ठीक है। मतलब इस पे आपका एक रेजिस्टेंस का चेंज रहता है और इसमें करंट चल रहा रहता है, और उस करंट के चलने की वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बनता है, एक रेजिस्टेंस ग्रेडियंट भी बनता है, और उसी की हेल्प से हम पता करते हैं। अब देखो इसका काम क्या रहता है, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर रहता है उसकी एक की रहती है, जो कि पॉइंट बी से दिखा रहा है, उसको हम अलग अलग पॉइंट पे रखते हैं और देखते हैं किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। कहा, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। और अगर हमें ऐसा पॉइंट मिल जाता है, तो क्या पता चल जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट पे क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन आ गया। अब नल डिफ्लेक्शन अगर उस पॉइंट पे आ चुका है तो इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, वो इस ए बी के रेजिस्टेंस के बराबर है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इसके बराबर है। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपल सा फंडा है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपल सा फंडा है कि इनका रेशो जो होना चाहिए R1:R2 और R3:R4, इनका रेशो बराबर होना चाहिए। तो वही रेशो का प्रिंसिपल लेता हूं, इसका रेशो इस टू इसका रेशो विल बी इक्वल टू इसका रेशो इस टू इसका रेशो, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम नोन इसको आर के लिख लेता हूँ, आर के, और इसको आर यू ले लेता हूँ। आर के मतलब ये आर नोन है, ये आर अननोन है।
सो आर के डिवाइडेड बाय इसका ए बी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब इसका कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं, जिसको मैं स्मॉल आर बोल देते हैं, के बोल देते हैं। तो के इंटू इसकी लंबाई सपोज एल है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉरी रेजिस्टेंस ग्रेडियंट होता है, के मेरा क्या है, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट है, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट है। ओके, अब रेजिस्टेंस ग्रेडियंट बेसिकली होता है टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। ओके, सो अगर मुझे अब रेजिस्टेंस निकालना है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्मॉल एल मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, सो आर के अपॉन के इंटू एल विल बी इक्वल टू अननोन का डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल इंटू के, सिंपल सी चीज। ठीक है, सो यहां से आर अननोन की वैल्यू आ जाएगी, आर अननोन की वैल्यू कितनी आएगी, के से के कैंसिल हो जाएगा, आर अननोन की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू कितना, आर नोन। ठीक है, बस लेंथ मेजर कर लो, आपको आर नोन की वैल्यू पता चल जाती है। ये होता है सिंपल फंडा मीटर ब्रिज का। ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट जो फंडा होता है वो होता है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर के दो यूजेस होते हैं, पोटेंशियोमीटर के कायदे में होते हैं दो यूजेस। कौन कौन से दो यूजेस होते हैं, सबसे पहला तो होता है भाई ईएमएफ पता करो अननोन सेल का। ठीक है, और कंपेयर कर दो ईएमएफ को दो सेल का। एक तो यूज ये होता है, उसमें इस हिसाब का सेटअप लगाते हैं। एक तो ये जनरलाइज स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ईएमएफ, इसमें करंट चल रहा रहता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। आपको इस सेल का ईएमएफ E1 पता करना है, इस सेल का ईएमएफ E2 पता करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से आप जहां पे रखोगे उस हिसाब से पता कर सकते हो। एक तो यूसेज ये हो गया। दूसरा यूसेज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को पता करने का। अगर सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा, वो भी मुझे इस अपरेटस के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपकी E हो गई, ये R हो गई, और इसको डिवाइस को मैं अलग अलग पॉइंट्स पे रखूंगा तो इससे मुझे E की वैल्यू, R की, स्मॉल r की वैल्यू पता चल जाती है। आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं नीट के, और उससे हमें आइडिया भी लगेगा पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ना, पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट ऑफ 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, जो ये सेल है, जो ये सेल है वो क्या दे रही है, सेल दे रही है E1, जो मेरी वैल्यू दे रही है वो दे रही है भाई आपका 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको मैं के से डिफाइन कर देता हूँ। के मेरा एक जनरलाइज्ड कांस्टेंट है, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी बन जाता है, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट भी बन जाता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बन जाता है। ठीक है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट से मैं के को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी जो भी मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है इनटू लेंथ कितनी है भाई 36/100। ठीक, क्लियर, ये हो गया मेरा E1 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है 1.5 वोल्ट। ओके, बढ़िया, सही है। अब पूछ रहा है एक और सेल है 2.5 वोल्ट की, वो फर्स्ट सेल को रिप्लेस कर रही है, तो किस लेंथ पे आएगा। अरे सिंपल सी चीज है यार, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम ही रहेगा, और आपने ये 2.5 कर दिया, बस दोनों को डिवाइड करो, के से के कैंसिल हो जाएगा, 100 को हटा दो, अगर सेंटीमीटर में ही चाहिए क्योंकि ऑप्शन भी सेंटीमीटर में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 3 से जाएगा, ये 5 5 से जाएगा, 5/3 से कर दो, ये 12 से जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू विल बी इक्वल 12 इंटू 5 दैट इज 60 सेंटीमीटर। लो, आ गया आंसर। कितना इजी आंसर है, कितना इजी सवाल है भाई। कितना, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए ऑप्शन। ठीक है सर, परफेक्ट, समझ आ गया। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई है, रेजिस्टेंस इसका 8 ओम है। ठीक, पोटेंशियोमीटर वायर है 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन अक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, बढ़िया। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक पोटेंशियोमीटर वायर है। देखो मीटर ब्रिज में तो जो वायर होता है वो 1 ही मीटर का होता है, पोटेंशियोमीटर में जो वायर है वो कितना है, 4 मीटर का है, 4 मीटर का है, और इसका रेजिस्टेंस भी है कितना है, 8 ओम है। अब ये बोल रहे हैं भाई इसमें बताओ, इसमें सीरीज में कितना मैं रेजिस्टर लगाऊं, द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड, कितना रेजिस्टेंस लगाऊं, ताकि इसको जब मैं एक बैटरी के अगेंस्ट लगा रहा हूं ना, इसको जब मैं एक बैटरी के अगेंस्ट लगा रहा हूं तो क्या है, तो भाई करंट आए, बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाए 1 मिली वोल्ट का।
मतलब 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब किसमें, इस वायर में जो के की वैल्यू आ जाए वो 1 मिली वोल्ट यानी कि 10⁻³ वोल्ट पर 10⁻⁻² मीटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हमें स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी चीज स्टैंडर्ड में, तो कितना आ जाएगा 1/10 वोल्ट पर मीटर, 1/10 वोल्ट पर मीटर, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। क्लियर है। तो क्या तुम इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो क्या, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो कितना हो जाएगा V1। तो V1 की वैल्यू सर सिंपल हो जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको इतना लगाना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लंबाई मल्टीप्लाई कर दूं मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ जाएगा। V1 कितना हो जाएगा मेरा 4 इंटू 1/10 जो कि हो जाएगा 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। मतलब V1 की वैल्यू 0.4 वोल्ट है। तो भैया इस V2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल रहेगा, V2 हो जाएगा सर 2 में से 0.4 वोल्ट, क्योंकि ये दो को इन दोनों में ही तो बटना है। एक आपका बटना है V1 में, दूसरा बटना है आपका V2 में। बात तो एकदम सही बोल रहा हूँ, और बात अगर मैं एकदम सही बोल रहा हूँ तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.6 वोल्ट। ओके, तो V2 की वैल्यू अगर 1.6 वोल्ट है तो उसमें जो R की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी। R की वैल्यू मैं बता देता हूँ, R की वैल्यू मैं बता देता हूँ, बड़ी आसानी से बता देता हूँ। देखो R की वैल्यू मैं अभी बता देता हूँ। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 विल बी इक्वल टू योर R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी R अपॉन 8 प्लस R इंटू टोटल 2 वोल्ट। ठीक है, इस हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, सो V2 की वैल्यू कितनी आ रही, 1.6 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस 8 इंटू 2। ठीक है, R प्लस 8 उधर जाएगा, 2R इधर जाएगा। सो 2R में से 1.6 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा यार, यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 8 इज इक्वल टू 2R माइनस 1.6 जो कि हो जाएगा 0.4R। ठीक है, ये डेसिमल से डेसिमल जाएगा, ये 4 इसको कैंसिल करेगा 4 से, तो R की वैल्यू आ रही है 8 4 32 ओम। ओके बढ़िया, देखो यहाँ पे मेरी वो ट्रिक कितनी काम आई, ट्रिक काम आई कि नहीं आई। सीरीज में है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 8 प्लस R, और उससे V की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है सर करेक्ट आंसर मेरा, करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया तो भाई लाइक करना, नहीं समझ में आया तो बताना। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन किसका है भाई, ये मीटर ब्रिज का है। द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R ओम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रिस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड, जो ये R है उसको मैंने शंट कर दिया with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 times L1. The resistance R की वैल्यू कितनी है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 और R। ठीक है, अब R को क्या किया, शंट कर दिया विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 टाइम्स L1। तो पहले क्या सिनेरियो था, पहले ये सिनेरियो था कि ये 5 था, ये R था, और यहाँ पे ये ऐसे समझ लो तुम, ये आ रहा था यहाँ पे आपका जॉकी। ठीक है, ये L1 था, ये L1 था, और ये 100 माइनस L1 था। क्लियर है। अब वो ये बोल रहे हैं भाई मैंने R को शंट किया तो ये जो लेंथ है वो बढ़ गई, ये L1 जो है वो कितना हो गया 1.6 टाइम्स L1, मतलब ये यहाँ हो गया। तो ये तो तभी हो सकता है जब ये R की जो वैल्यू है, ये जो R की वैल्यू उसको घटा दो, समझ रहे हो, क्योंकि 5/L1 या ऐसे समझो 5/R इज इक्वल टू L1 इज टू 100 माइनस L1, ये था हिसाब। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो ये बिल्कुल घटना चाहिए, और ये घटेगा कैसे, ये घटेगा तब जब इसके पैरेलल में तुम एक रेजिस्टर लगा दोगे। तो इसके पैरेलल में जब तुम रेजिस्टर लगाओगे, इसके पैरेलल में जब तुम रेजिस्टर लगाओगे तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ठीक है, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा L1, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 1.6 टाइम्स L1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 100 माइनस 1.6 टाइम्स L1। क्लियर है।
इस हिसाब से हमें आर की वैल्यू निकालनी है, इस हिसाब से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे हिसाब करोगे, क्या हिसाब होगा भाई, हिसाब ये हो जाएगा सर कि 5/r, 5/r मेरा कितना था, L1/100 - L1, तो 5/r/2, 5/r/2 मेरा कितना है 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 - L1। ठीक है, अब यार मुझे L1 एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि दो इक्वेशन बन रही है बेसिकली। यहाँ से क्या हो रही है, दो इक्वेशन बन रही हैं, और दो इक्वेशन बनने से मुझे L1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज ये है, मुझे L1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। अब L1 को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो यहाँ पे 1.6, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, या इस तरीके, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो यार, इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि यहां मैंने इसको आधा कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया, इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। इसको मैंने ट्वाइस कर दिया है, 5/r, ये बेसिकली 5/r का क्या है, ट्वाइस है। तो यहां से ये चीज निकल के आ रही है कि 1.6 टाइम्स L1/100 माइनस 1.6 L1 इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। तो L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों से, और उस L1 की वैल्यू को इधर प्लेस कर दोगे तो R की वैल्यू हो जाएगी। मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करता, मैं आपको तरीका बेसिकली बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है ये, ठीक है। सो कैलकुलेटिव कैसे जाएगा, ये सिंपल सी ये चीज हो जाएगी कि इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो ओरिजिनल सीन था, ये तो मेरा ओरिजिनल सीन ये था कि 5/r जो होगा वो L1/100 माइनस L1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये सीन था। बाद में क्या हो गया, 5/r/2 हो गया, तो r/2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5/2 टाइम्स 5/r इज इक्वल टू कितना हो रहा है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है सर, बढ़िया, ओके। अब ये बेसिकली क्या है, ये 2 टाइम्स 5/r मतलब ये यही हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली इसको रख दो 2 टाइम्स L1/100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6 L1/100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, इस 2 को इससे कैंसिल कर देना 0.8, और फिर बस तुम्हें L1 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर तुमने जैसे ही L1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से तुम उस L1 की वैल्यू इसमें डालोगे, R की वैल्यू तुरंत हो जाएगी। स्पेस का क्रंच है, अदरवाइज इसको मैं आराम से सॉल्व कर देता। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द किरचॉफ फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप BCDEB इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब देखो इसमें लूप रूल कैसे लगेगी, तो लूप रूल बड़ी सिंपल सी है, बहुत सिंपल है। सर्किट पहले बना लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, सर्किट क्या बनाने की जरूरत है। देखो हमें चलना कहाँ से है, हमें काम करते हैं कहीं से भी चल लेते हैं। देखो हम यहाँ से चलेंगे ऐसे, इधर से इधर, इधर इधर, फिर इसके बाद जाएंगे ऊपर, फिर लाइक दिस, और फिर ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ की E की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हम उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो E1 कहीं है भी नहीं, और ना ही I1 है, ना ही I1 है। ठीक है, और वहाँ तो था ही नहीं, तो हम बेसिकली D से चलेंगे, DEBCD चलेंगे, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो चलो सर ऐसे ही चलते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। डी से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मिला पोटेंशियल का नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया -E। ओके सर, बढ़िया, यहाँ -E मिला। फिर उसके बाद क्या मिला, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो सर कितना आ जाएगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो सर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिकली करंट का पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव ये होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -I3 × R1। ओके सर, चलो बढ़िया। फिर उसके बाद इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, ये पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव मिला, तो हो जाएगा +I2 × R2। ओके सर, परफेक्ट। उसके बाद इधर गए हम लोग, तो ये क्या मिला, +E2 इज इक्वल टू 0। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, वही आंसर है। E2 - E3 पहले में है, दूसरे में है, तीसरा चौथा तो रिजेक्टेड, बिल्कुल सही। ओके, पहला वाला
ये तो रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड। E2 माइनस ई थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें क्या है, E2 माइनस ई थ्री के साथ माइनस आई थ्री इंटू आर वन प्लस आई टू इंटू आर टू, तो ये रहा सही आंसर, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है करेक्ट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आई ये चीज़, कैसे करना है, क्या अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है सर, इसी के साथ हमको सेशन आज एंड करना पड़ेगा। आई थिंक जिन लोगों ने भी सोल्यूशन देखे उनको मज़ा आया होगा। जो लोग नहीं देख पाए यार, प्लीज़ रिकॉर्डेड कंटेंट भी देखो, लेकिन देखो प्लीज़, इससे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आपके नीट 2023 के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। बात मानो, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और अगर इस टॉपिक को आपने कर लिया तो भाई इससे अच्छा तो और कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए।